नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वास्तुशास्त्र का ज्ञाता वो नहीं होता जो किसी भी जगह या स्थान को जबरदस्ती उपयोग लायक बना दे, उसकी सजावट कर दे और देखने लायक सुंदर बना दे, बल्कि वास्तुशास्त्र का ज्ञाता वो होता है जो आपके भविष्य का सोच रखे, आपके स्वास्थ्य, धन दौलत और पॉजिटिव ऊर्जा के संचार का ध्यान रखे। यानी प्रकृति के साथ साथ वैदिक वास्तु का ज्ञान रखता हो, उसे ही असली वास्तुशास्त्र शास्त्री माना जाता है, कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को धरती का पहला वास्तुशास्त्री माना गया है। लेकिन स्टूडियो में मौजूद आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वह आधुनिक युग के किसी विश्वकर्मा से कम नहीं है। 92 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन 92 साल की उम्र का विग्रह ये जो करते हैं, ये वास्तव में देखने लायक है। आपका कहना यह है कि 92 साल में 40 साल मेरी उम्र है और 51-52 साल जो हैं वो मेरे अनुभव के हैं। तो किस जोश के साथ ये भारत की सेवा करते हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं और आपकी जो वैदिक रीति है उसको संरक्षित करते हैं, ये आज देखने का विषय है। यही नहीं, भारत के 5 पूर्व राष्ट्रपति के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। देश के कई प्रधानमंत्रियों के फोन कॉल पर रहते थे और उनसे हमेशा परामर्श लिया जाता था। आज भारत गौरव सम्मान के साथ, अवार्ड के साथ इन्हें देश विदेश से सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी शख्सियत किस लायक होगी। कौन नहीं मिलना चाहेगा ऐसी शख्सियत से। तो ऐसी शख्सियत हमारे आज स्टूडियो में मौजूद हैं और हमने इनसे अनुरोध किया था कि आप आइए ताकि हम अपने दर्शकों से मिलवा सकें और असली वास्तुशास्त्र क्या है उसके बारे में बता सकें ताकि वो भी आगे अपने भविष्य के लिए ध्यान रखें। तो चलिए आपको हम स्टूडियो में मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध, सुविख्यात वास्तुशास्त्री श्री प्रोफेसर डॉक्टर श्री बीबी पुरी जी से। नमस्कार डॉक्टर प्रोफेसर बीबी पुरी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। पुरी साहब, आप ये बताने की कोशिश करें कि वास्तुशास्त्र 5 तत्वों की क्रियाओं का विज्ञान माना गया है जी। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। बिल्कुल ठीक है। इन 5 तत्वों की जो क्रियाएं हैं उनको बैलेंस करके किया जाता है आप लोगों के द्वारा। पहले विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा को जनक माना जाता रहा और अब आज की तारीख में आधुनिक रूप में आपको इसका जनक माना जाता है कि आप वैदिक रीत इसको लेके चल रहे हैं जी। तो इन 5 तत्व की जो क्रियाएं हैं, इनको साधने की कला को ही हम वास्तुशास्त्र कहते हैं। तो आप आधुनिक वास्तुशास्त्र को किस तरह से देखते हैं? जी पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस विद्या को मैंने 40 साल पहले शुरू किया और बड़े आप हैरान हो गए। ये विद्या अंग्रेज़ों के और मुग़ल पीरियड के में सारी ख़त्म हो गई थी। पहले वास्तुशास्त्र था, लेकिन जब मुग़ल पीरियड आए उन्होंने अपना ही धर्म शुरू किया, फिर अंग्रेज़ आए, वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद बिल्कुल ही, तो मैं कुछ लेक्चर दे रहा था, हर महीने जाता था रशिया में जी। तो आर्किटेक्चरल लेक्चर देता था वहाँ। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप बड़े रिच कंट्री से हैं, भारतवर्ष से, तो आप अपना वैदिक आर्किटेक्चर के ऊपर आप लेक्चर दीजिए। तो मैं कमिट कराया था और आके यहाँ सारा मैंने जितने आर्किटेक्ट थे, लाइब्रेरी थी, सब में खोज किया। कहीं कुछ वास्तुशास्त्र के बारे में कोई मिला नहीं, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक कोई किताब छोटी सी मिली, तो उसमें मैंने देखा कि ये वास्तुशास्त्र जो है ये बहुत पुराने वेदों से एक विद्या निकली है। तो उसको मैंने अध्ययन किया, सारी रिसर्च की और सारा पता किया कि भाई ये कैसे था। तो उसके बाद फिर मैं गया, उधर लेक्चर दिया रशिया में, बहुत पॉपुलर हुआ। और तब तक मैं कोई किताब नहीं लिखता था,
तो मेरे उधर काफ़ी लेक्चर, सीरियस लेक्चर हुए। फिर उन्होंने एक दिन कहा कि प्रोफेसर पुरी, आपके जितने लेक्चर हुए सो कंबाइन करके किताबें लिख दें। मैंने कहा लिख दीजिए। तो वो फिर किताब फिर ऑक्सफोर्ड वालों ने कहा कि रशिया से हम इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दें। मैंने कहा कर दीजिए। उसके बाद प्रेरणा इतनी मिली कि फिर लोगों ने मुझे अलग अलग विषय में किताब लिखने के लिए कहा। किताबें लिखता गया, बाकी ऊपर वाले की दृष्टि थी। तो आपने जो प्रश्न किया वास्तु के ऊपर, तो ये वास्तु हमारे भारतवर्ष में एक थी कि नेचर के साथ हमने कैसे रहना है। उस वक्त को बिजली पावर नहीं होते थे, कुछ होना थे, साइंटिफिक था। तो वो और उसमें देखें कि 5 जो तत्व आपने कहा है, क्योंकि ये 5 तत्व सिर्फ इस धरती के ऊपर हैं, इसीलिए जीवन है। बाकी कहीं भी प्लेनेट में आज तक जीवन नहीं हुआ। और वो जहाँ 5 तत्व बैलेंस होते हैं, वहाँ लाइफ आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा आ जाती है। ऊर्जा के साथ हम जीवित सारे जीव जंतु पैदा होते हैं। इसीलिए कि जब हमारी जो भूमि होती है, जब हम उस भूमि को काट के और उसके ऊपर भवन बनाते हैं, तो वो भूमि के ऊपर वास्तुशास्त्र स्थापित हो जाता है। और उसके ऊपर 5 एलिमेंट जो हैं उसको हम वेल बैलेंस करते हैं। जब 5 एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो उसके भूमि के ऊपर और जो मकान बनाते हैं उसके ऊपर भी पूरी ऊर्जा आ जाती है। और कई आजकल क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश आर्किटेक्चर था तो नेचर को मानते नहीं थे, यहाँ तक कि वो उनके क्लाइमेटोलॉजी को भी मानते थे। अब हैरान हो गए कि अभी हमें 70 साल से आज़ादी मिल गई, लेकिन किसी भी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्ट में क्लाइमेटोलॉजी आर्किटेक्ट को नहीं पढ़ाते। तो नॉर्थ पॉइंट वगैरह है, ये जो है सूर्य कहाँ से निकलता है, क्या है, कहाँ से ऊर्जा आती है, क्रॉस वेंटिलेशन कहाँ है, वो था ही नहीं। इसीलिए सिक बिल्डिंगें बनती गईं और जो हमारे जो हेल्थ है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आने लगे। तो आप इसीलिए हमारे जो 5 एलिमेंट से जो बनती है, वास्तुशास्त्र से बिल्डिंग बनती है, तो इसको हम कहते हैं हेल्दी बिल्डिंग, क्योंकि ऊर्जा आती है। जैसे हमारे शरीर में भी 5 एलिमेंट अगर प्रॉपरली बैलेंस्ड हो तो हम हेल्दी होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में अग्नि है टेम्परेचर 98.5 डिग्री टेम्परेचर हेल्दी मानते हैं। तो उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर हो जाती है, नीचे जाएंगे तो शरीर ठंडा हो जाता है। तो इसीलिए वायु भी हमारा श्वास जो है, तो अगर प्रॉपर चलता रहे, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में रहे तो हेल्दी है। और अगर कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसको भी। और ऐसे है वाटर है, पानी है, तो पानी भी हमारे बॉडी में अगर 70 to 75% रहे तो हेल्दी है। ज़्यादा हो जाए तो पानी भर जाता है, प्लूट्स हो जाते हैं, कई और बीमारियाँ होती हैं। और कम हो जाए तो हाइड्रेशन हो जाती है, तब भी हम आपसे। तो इसी तरह जो जब हम घर वास्तु के हिसाब से बनाते हैं तो 5 एलिमेंट 5 तत्व जो है पूरा हम बैलेंस करते हैं उसको। और उस बैलेंस को, और उसमें बैलेंस के अगर हम छोटे शब्दों में कहें या इंग्लिश में कहें तो क्रॉस वेंटिलेशन, जो हमारे घर में पूरा एक क्रॉस वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन प्रॉपर है, तो इसका मतलब हेल्दी है हम। फिर मॉर्निंग के सन जो है, सन मैंने किताबें हर विषय में लिखी हैं। सन जो निकलने से सनसेट तक जो जाता है, वो हर थोड़े 10-10 15-15 मिनट के बाद उसकी जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, किरणें जो पड़ती हैं वो डिफरेंट एंगल से पड़ती हैं, तो उसमें जो ऊर्जा है वो भी डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का मतलब ये है कि हम सुबह सुबह उठ के सूर्य को प्रणाम करें और उसके जो मॉर्निंग के किरणें हैं वो हमारे शरीर में पड़ती हैं तो फुल विटामिन आ जाते हैं, हेल्दी विटामिन आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं जल देना, मॉर्निंग को सूर्य को जल देना। जल भी हमारे ऐसे देना की कृपया नहीं है कि हम ऊपर से ऐसे देते हैं, सो दैट के किरणें जो हैं जल को क्रॉस करके हमारे बॉडी में पे।
तो उसमें जब जल और मॉर्निंग किरणें होती हैं तो उसका जो अर्निंग है मल्टीप्लाई हो जाता है, जो उसकी जो पावर है किरणों की वो मच मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उससे हमारे जो शरीर में है ऊर्जा आ जाती है, हेल्थ आ जाती है, आँखों की रोशनी कायम हो जाती है, स्किन बड़ी अच्छी होती है। ये पूरा एक जितने भी हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे बुज़ुर्गों में, संतों ने लिखा है, ये बहुत बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, एक आइडियल भवन आप किसको मानते हैं? आइडियल भवन तो ऐसे है कि आजकल जो है इंटीरियर डिज़ाइनिंग चल पड़ा है, आर्किटेक्ट चल पड़ा है, फैशन चल पड़ा है। तो ये जो फैशन और लुक देखते हैं ना, उसको वो नहीं है, वो तो सिक बिल्डिंग उसको हम कहते हैं। आप उसको सजेस्ट नहीं करते? उसको हम उसको और उसमें रहने वाले भी जो हैं आप देखेंगे कोई ना कोई बीमारी से चल रहा है। तो हम उसको कहते हैं हेल्दी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द वास्तु, कि जिसमें हेल्दी बिल्डिंग हो और ऊर्जा हो, क्रॉस वेंट्रल हो, पूरा ऑक्सीजन हो, सन मॉर्निंग को सन मिले, तो उसको हम कहते हैं कि हेल्दी बिल्डिंग। आज जो शहरों का प्रचलन है वो 25 गज से लेके 500 गज, 1000 गज की बिल्डिंगें बन रही हैं जी, जिसमें न किसी लाइट की व्यवस्था है, न ही वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था है। लेकिन हाँ, अगर आप अंदर जाएंगे तो लगेगा कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लाइट का चकाचौंध है, डिफरेंट तरह की चीज़ें और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगाई जाती है जिसकी कॉस्टिंग अगर देखा जाए तो कम से कम कई कई लाख के बाथरूम और टॉयलेट के इक्विपमेंट आ जाते हैं उसमें भी। जी, लाइटें भी लाख लाख रुपए से कम नहीं होती उसमें भी। और लोग उन्हीं चकाचौंध में पड़ के और करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग खरीद लेते हैं। तो आप एक चीज़ बताइए कि वैसे बिल्डिंगों का भविष्य क्या है और रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम उम्र के हिसाब से देखें तो ऐसी बिल्डिंगों का उम्र किस तरह से लोगों को प्रभावित करेगा? आपने मेरा ख्याल है विषय को बहुत अच्छा पकड़ के बदलाया है। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है कि आजकल ये लोग देखते हैं, कंफर्ट देखते हैं, ठीक है, लेकिन कंफर्ट मैं इसमें बड़ा एक छोटा उदाहरण देते हैं। आप पैसे से बहुत अच्छा आप एक बेडरूम बना सकते हैं, बेड ले सकते हैं, कुशन का दे सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते आप। अरे वाह, बहुत अच्छा। नींद नहीं पैसों से खरीद सकते। इसी तरह से पीस ऑफ माइंड है, ठीक। तो आप बड़ा चार्म देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे। एक मैं बहुत उदाहरण दो देता हूँ। एक तो ये कि इंसान बदला कैसे है वैदिक पीरियड से, अब जो मॉडर्नाइजेशन आया है तो इसमें बदला कैसे है कि बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हमारे वैदिक पीरियड में जब भारतवर्ष था तो उस वक्त किचन रसोई घर कहते थे, और रसोई घर में हमारे माता बहनें जो हैं वस्त्र पूरा स्नान करके और पूरे प्यार से शुद्ध भोजन बनाते थे और शुद्ध भोजन परोसते थे। और हर भोजन के बाद गौ मूत्र से और गौ से वो पोछा लगाते थे, गोबर से पोछा लगाते थे। उसका ये मतलब था कि उस जो भी साइंटिफिक है कि सांप, बिच्छू, कॉकरोच बिल्कुल नहीं आते थे, वो था। अब वो फ्लिट मारते हैं जो कि एक केमिकल होता है और वो केमिकल हमारे खाने में इधर उधर वातावरण में भी चल जाता है। तो शुद्ध भोजन हम खाते थे उस वक्त माता बहनों का, और हम लोटा लेके सुबह जंगल में जाते थे, वॉकिंग हो जाती थी, वॉकिंग भी हो जाती थी, और हमारा जो वेस्ट होता था वो ओपन नेचर के साथ जंगल में होता था। अब चेंजेस क्या आ गई हैं, शुद्ध भोजन खाना खाते थे घर में, वेस्ट करते थे जंगल में। अब रिवर्स हो गया है। अब हम जो बाहर से खाना खाते हैं जिसको कहते हैं कचरा फूड, जंक फूड, आजकल कहते हैं जंक फूड हम खाते हैं, नाम ही है उसका जी, जंक फूड खाते हैं बाहर से, पिज़्ज़ा, बर्गर, और उसके साथ में वो कोकोला फ्री दे देते हैं, विच इज़ ए वेरी हार्मफुल कॉम्बिनेशन। और हम वेस्ट कहाँ करते हैं, अपने बेडरूम के साथ वेस्ट करते हैं। कितना परिवर्तन आ गया, एंड दिस इज़ ए हेल्थ हैज़र्ड हो गया। एक और मैं बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ जो रिसेंटली है। पिछले साल मुझे एक फार्म हाउस में लोग जो है
जो फ्लैटों से निकल के जिसमें ना रोशनी होती है ना कि उन्होंने डेकोरेशन होती है, तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो चले गए फार्म हाउस में, और फार्म हाउस को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, कंफर्टेबल लग्जरी फ्लैट बना देते हैं। ऐसे ही मैं नाम नहीं बतलाऊंगा, तो एक किसी हमारे जानकार ने मुझे बुलाया कंसल्टेशन के लिए, तो उनका कोई 6 एकड़ का फार्म हाउस, और 6 एकड़ में मेरे ख्याल है मैं एंट्री किया तो देखा कि बहुत ब्यूटीफुल गार्डन, फल लगे हुए, फूल लगे हुए, 6-7 माली रखे हुए उन्होंने, और थोड़ा सा ऊपर छोटा सा उन्होंने वेंटिलेशन दे रखा है, नहीं मकान बनाया हुआ, घर बनाया हुआ है, और पूरे शीशों से कवर किया, बहुत सुंदर। मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरे स्वागत के लिए दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही मैंने ऐसे नज़र मारी और आई फील लिटिल सफोकेटेड। बहुत सुंदर अंदर से, लग्जूरियस जैसे आपने कहा बनाया हुआ, और मेरे एकदम मुंह से निकल गया कि मैंने कहा मिस्टर, आप जितने भी आपके यहाँ परिवार के सदस्य रहते हैं उनकी जब से ये आप आए हैं तो मेडिकल फाइलें खुल गई हैं। तो बड़े एकदम हैरान होकर उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा कि प्रोफेसर पुरी आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, फील हुआ मुझे, तो वो मैंने जी जी। क्या कहते हैं, आप पहली दफ़ा आए हो, अभी 2 मिनट हुए हैं आपको आए हुए, तो आपने ये कैसे ये पकड़ा। तो पहले तो वो बड़े चौंके, और फिर मुझे बैठा के सोफ़ा में बैठाया, कहते ये आपने कैसे, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब से हम इधर आए हैं तब से सबके मेडिकल फाइलें खुल गए हैं, तो ये कैसे आपने ये देखिए। मैंने कहा देखिए, इस कमरे में मैं आया हूँ, 2 मिनट में मैं फील सफोकेट कर रहा हूँ, और आप यहाँ 24 घंटे रहते हैं या आपके बच्चे रहते हैं, तो आप ये ऑक्सीजन तो है ही नहीं इस कमरे में। आपके पूरे घर में उन्होंने पूरे शीशे लगाए हुए, बाहर इतना ब्यूटीफुल गार्डन, पूरे घर में शीशे लगाए हुए, और बिल्कुल कोई विंडो नहीं, कोई कुछ नहीं, एग्जॉस्ट फैन नहीं। तो मैंने कहा जी आपके ऑक्सीजन फ्रेश एयर कहाँ से आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये एसी है ना, स्प्लिट एसी, नहीं स्प्लिट एसी। तो मैंने कहा आप इतने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एजुकेटेड हैं, तो आपको किसी ने ये बतलाया नहीं कि स्प्लिट एसी जो है ये 100% रिसाइकल करता है, फ्रेश एयर तो 1% भी नहीं यहाँ आती। एंड ही वॉज शॉक्ड। कहते जी आज तक बतलाया ही नहीं किसी ने, एसी वालों ने बतलाया, आर्किटेक्ट ने नहीं बतलाया कि ये हम जो भी यहाँ रह रहे हैं हम, तो ये 100% रिसाइकल है। किसी को खांसी होती है और घर में सारा पोल्यूशन फैल जाता है। तो ये देखिए इतनी बड़ी साइंस है ये। तो जो वास्तु का मतलब ये है कि हम एक हेल्दी घर बनाते हैं, और जिसमें जितने भी परिवार वाले हैं तो उसमें अब इनकी रेमेडी बहुत अच्छी हैं, कई रेमेडी है, वाटर थेरेपी है, कलर थेरेपी है, और वाटर थेरेपी है, सन थेरेपी है, एयर कंडीशन थेरेपी है। तो उन थेरेपियों से साथ में हम इसके करेक्शन भी कर देते हैं, और आप सरप्राइज़ होंगे कि जितनी जिनकी हम करेक्शन करते हैं विद इन ए कपल ऑफ डेज़ में रिज़ल्ट आ जाते हैं। इतनी ये विद्या जो है ताकतवर है, और मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट हैं वो डॉक्टर हैं। अरे वाह, तो रियली बहुत ही बड़ी बात है। प्रोफेसर पुरी, इसमें अगर हम देखें तो हम दूसरा सवाल इसमें लेते हैं जी कि इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, आप दोनों जगह बहुत ही अच्छे, आपका नाम है और बहुत अच्छी तरह से आपको लोग जानते हैं वास्तु के नाम पे। तो हम क्या आपकी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं कि आप में कहाँ से ये सीखने की आपने शुरुआत की, कहाँ आप पैदा हुए, कैसे आपका जन्म हुआ, फिर आपके बाल्यावस्था कैसे रही, और फिर कैसे आज आप एक धन्वंतरी, एक विश्वकर्मा हमारे हुआ करते थे जो आज भी हम उनका सिर्फ नाम जानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, लोग आज भी आपकी पूजा करते हैं क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में माने जाते हैं। वैसे देखिए ऐसे है कि इंसान की पूजा कोई नहीं करता, ज्ञान की पूजा करते हैं, उनके जो गुण हैं उनकी पूजा करते हैं, इंसान की नहीं करता। और ये ऊपर वाले की बिल्कुल ब्लेसिंग है जो है। बाकी मैं ये समझता हूँ
कि लर्निंग स्पिरिट जो है वो एज नहीं देखती। लर्निंग आप हमेशा करते रहें। और जैसे मैंने आपको बतलाया कि ये मुझे स्टार्टिंग दी थी रशिया ने, और रशिया का कल्चर हमारा कल्चर से बहुत जुड़ा हुआ है, और इसके ऊपर रिसर्च मुझे बहुत करनी पड़ी, क्योंकि एक वास्तु बेस प्रिंसिपल 5 एलिमेंट हैं, 5 तत्व हैं, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है, जो उसका हमें तो एप्लीकेशन हर प्लॉट में, हर जगह, हर क्लाइमेटिक के हिसाब से और हर देश के हिसाब से उसको स्टडी करना पड़ता है, तो लगाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो ग्लोबल है। 23.5 डिग्री टिल्ट है टुवर्ड ईस्ट। लेकिन अब साइंटिस्ट, और आज से मैंने कोई 30-35 साल पहले कहा था कि ये जो क्लाइमेटोलॉजी चेंज हो रही है, ये इसी चेंज हो रही है कि हमारा जो एक्सेल है 23.5 वो टुवर्ड द साउथ जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि 50-100 साल में नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। इसीलिए हमारी जो क्लाइमेट है ये चेंजेस आ रही हैं। पहले हमारी सन होता था, ये बर्फ़ पड़ते थे इंडिया में, तो दिसंबर में मुश्किल से पड़ती थी, दिसंबर में शुरू हो जाते थे। आजकल अब पिछले साल फरवरी में बर्फ़ पड़ी है, और सब जगह फ्लड देखने पा रहे हैं। जहाँ भी कभी भी मैंने डिज़ाइन किया है दुबई में, बहुत दुबई में डिज़ाइन किया, उस वक्त हमने वो सोचा ही नहीं था कि यहाँ कभी बारिश होगी, तो ड्रेनेज सिस्टम हमने डिज़ाइन ही नहीं किया था उस वक्त। कब की बात है ये? ये है 1965-70। उस वक्त मेरा ऑफिस था अमेरिका में। मतलब उस समय जस्ट हम लोग पैदा ही हुए थे अभी। जी जी जी। मैंने अपनी प्रैक्टिकल जो मैंने शुरू किया आर्किटेक्चर 1960 में शुरू किया, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए। तो उस वक्त है ये हमारे राजस्थान में कभी बारिश नहीं हुई थी, डेजर्ट होता था। मिडल ईस्ट में कभी बारिश नहीं, अब फ्लड पड़ रहे हैं, फ्लड हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं। तो हम ऐसे है कि नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और नेचर फिर अपना रूप धारण करती है, संतुलन बनाए रखती है। नेचर हमेशा संतुलन बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बनाती चाहे इंसानियत को जितना नुकसान हो, लेकिन नेचर संतुलन बनाती है। वैसे अब हम क्या जान सकते हैं आपकी थोड़ा सा बैकग्राउंड कि आप कैसे इस पद तक पहुंचे और लोग आपको जान सकें, फैमिली बैकग्राउंड? ये तो देखिए कहना बड़ा मुश्किल है कि मैं कैसे पहुंचा हूं, लेकिन ऐसे परिश्रम करते रहे, रिसर्च करते रहें। तो मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी कुछ करने की। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी, वो वायसराय ऑफ इंडिया के साथ अटैच थे। तो 6 महीने हम दिल्ली, 6 महीने शिमले वायसराय के साथ ही जाते थे, और हमारा स्कूल भी जो है वो भी चेंज हो जाता था, और काफ़ी संपर्क में रहते थे अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि उनके साथ ही थे। तो अब उनकी साइंस जो थी बड़ी मॉडर्न थी, सब कुछ था। उस वक्त तो भारतवर्ष में कुछ भी नहीं मिलता था, सारे विदेश से ही आता था, अमेरिका। तो वो काफ़ी कुछ सीखने के मिला, पिताजी से सीखने के मिला। फिर जैसे जैसे विदेशों में गया, विदेशों में सीखने के लिए मिला सब जगह, और कोई भी ऐसा देश नहीं मैं नहीं गया, सब जगह गया और प्रोफेशनली गया। तो जहाँ जहाँ जाता रहा वहाँ मुझे सीखने को ज़्यादा मिला, और फिर अब एक ऐसा समय आ गया कि अब जो सीखा हुआ है वो नई जनरेशन के साथ मैं शेयर करता हूँ, और मैं स्टूडेंट को पीएचडी करवाता हूँ। मैंने भी 3 पीएचडी की डिग्री ली हैं, 7 राष्ट्रपति भवन में मेरी किताबें रिलीज़ हुई हैं, 7 राष्ट्रपति ने मुझे ब्लेसिंग दी है, बहुत बड़ी बात है ये। तो परिश्रम करते रहो, लर्निंग अगर है। आजकल अब कैसा चेंज हो गया है कि हम पहले बहुत गुरुओं के पास जाते थे लर्न करने के लिए, गुरुकुल में जाते थे, और श्रद्धा होती थी। जो हमारे बुज़ुर्ग कहते थे, जो हमारे गुरु कहते थे,
वो हम मत्था टेक के एक्सेप्ट करते थे, स्वीकार करते एक्सेप्ट करते थे कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल छोटा बच्चा भी है, वो टीचर को भी, गुरु को, पेरेंट को कहेगा भाई, कुछ भी उनको कह दो, वो जानना चाहेगा। क्योंकि वो समझ रहा है कि ये सच नहीं है। तो वो चेंजेस हो गए। और अब आजकल क्या हो गया, सच क्या है कि गूगल, अब उनके आजकल के जनरेशन का जो भविष्य है वो भी गूगल है। पेरेंट, गुरु, टीचर, गूगल से वो सब कुछ सीखते हैं। लेकिन गूगल इन्फॉर्मेशन देता है, ज्ञान नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान नहीं देता वो। तो इसीलिए जो नई जनरेशन है वो बहुत एक गलत, मुझे कहना पड़ रहा है कि गलत एक दिशा में जा रही है। और नहीं, कम से कम पुरी साहब, आपसे तो हम सच की तो उम्मीद कर ही सकते हैं ना, क्योंकि आपने इरा देखा है, कई पीढ़ियों को देखा है जी। तो अगर कोई चीज़ गलत है तो गलत आप खुल के कहिए, क्योंकि ये मंच ही हमारा इसलिए है कि आप इस पे सच बोल सके, खुल के बोल सकें इस पे भी। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि पीढ़ियों को देखा है। तो मैंने हर एक विषय में किताब लिखी है, 100 से किताबें लिखी हैं, 100 से ज़्यादा किताबें होंगी जी। और हर एक विषय में लिखी है, स्ट्रेसलेस के भी लिखी है, और डिस्कवर योर इनर पावर, आत्म शक्ति। अब कभी कहते हैं कि ये इनर पावर क्या है, आत्म शक्ति के ऊपर किताब क्या लिखी है। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो अच्छे लीडर थे पुराने, जैसे महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, शिवाजी, तो ये हमारे जैसे आम इंसान थे, हमारे जैसे थे, लेकिन वो आत्म शक्ति उनको इतनी थी, इतने पावरफुल वो हो गए थे कि वो किसी को आगे नहीं आने देते। तो ये जो आत्म शक्ति हम जागृत कर लें तो हमारे में बहुत ऊर्जा पैदा, विद इन हम ढूंढते हैं, प्रभु को ढूंढते हैं बाहर, लेकिन प्रभु की शक्ति जो है, प्रभु के जो चमत्कार है, सारे अंदर ही है। इसीलिए एक मैंने और किताब लिखी है, इन सर्च ऑफ गॉड, वन सोल मैनी गॉड्स। इसका मतलब है कि हम बचपन से ही हम खोज में रहते हैं उस प्रभु की, उस ज्ञान की, लेकिन हम जो वन सोल मैनी गॉड्स, इस एक आत्मा को हम कितने ही डिवाइड कर लेते हैं। आत्मा तो एक जब पैदा होता है तो वो एक इंसान पैदा होता है, उसको नहीं पता होता कि मैं किसके घर हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। तो हम उसको सिखाते हैं कि हम तेरे बाप हैं, ये तेरा घर है, ये तेरी पहचान है, ये तेरा, संसारिकता से रूबरू कराते हैं इस बॉडी को, इस शरीर को, और उसी को फिर सिखाते हैं कि ये तेरा धर्म है। जी। अब हम ये सवाल हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे, वो जानना चाहेंगे कि आपका अभी तक का पूरी लाइफ में सबसे चुनौतीपूर्ण भरा टास्क क्या रहा है, और क्या क्या आपने बनाया है अभी तक? चुनौतीपूर्ण टास्क जो है, कहाँ पे आपको चुनौती महसूस हुई जो आप काम कर रहे थे आर्किटेक्चर का? तब उत्तर एक बहुत छोटा सा है कि हर स्टेज में हम जब सुबह उठते हैं, हमें ये नहीं पता होता, रात को सोते हैं कि सुबह हम सांस लेंगे या नहीं लेंगे। ये भी एक चुनौती है। सुबह उठते हैं, उसके बाद चुनौती शुरू हो जाती है। चुनौती तो बचपन से ही शुरू हो जाती है। अगर उसको एक्सेप्ट कर लें, चुनौती को, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, तो हम ऊपर बढ़ते जाएंगे। और अगर नहीं करें तो फिर जीवन जो है व्यर्थ। और जितनी हम चुनौती एक्सेप्ट करते जाएंगे, उतनी हम लर्निंग स्पीड होगी, उतने हम खोजेंगे, उतने हम सीखेंगे, उतने सिखाएंगे। अच्छा, चलिए इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लेते हैं। जी जी। वो ये है कि आपका ऐसा कौन सा कृति है जिसको आपने बनाया है, जिसको लोग पसंद कर रहे हों आज की तारीख में, पूरे इंटायर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो, जहाँ जहाँ आपने काम किया? पांडे जी, आपके प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप प्रश्न दे रहे हो। लेकिन उत्तर ऐसे है कि मेरे से कोई पूछता है कि आपकी जो 100 किताबों में से कौन सी अच्छी है, तो अब इसमें दो आ जाते हैं कि एक तो उनकी रुचि किस सब्जेक्ट में है वो अच्छी है, और मेरा भाव ये होता है कि नेक्स्ट विल बी माई बेटर बुक है। तो इसीलिए मैं जो प्रोजेक्ट करता हूँ,
एक से एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं, इंटरनेशनल किए हैं, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किए हैं। तो वो मैं भी यही सोचता हूँ कि इससे नेक्स्ट जो करूँगा और ज़्यादा इससे अच्छा बेहतर करूँगा। तो वो जो भावना है, वो लर्निंग की भावना भी आ जाती है, उसमें रिसर्च की भावना भी आ जाती है, उसमें हम प्रेरणा मिलती है और फिर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के जो हमारे आर्किटेक्ट के जो स्टूडेंट हैं, जो आपने भी आपको भी जनक कहा जाता है आर्किटेक्ट स्कूल का, आपने भी लाखों स्टूडेंट पैदा किए हैं, अभी तक एजुकेट किया है, जी। तो वो किस तरह से आर्किटेक्ट को समझे, और आपका कोई ऐसी कृतियां हैं जिसको आपने कुछ किया है, तो उसको जरा आप विवरण दे दें कि भाई ये यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं जो लोग उसको देखने आते हैं। अब ये आर्किटेक्ट का सब्जेक्ट जो है, ये कॉपीराइट नहीं है। आर्किटेक्ट का मतलब ही यही है कि न्यू इन्वेंशन। हम आर्किटेक्ट को ये प्रेरणा देते हैं। मैं एक ऐसा आर्किटेक्ट हूँ, पहला मेरा ख्याल है ऐसा आर्किटेक्ट हूँ जो प्रैक्टिस भी किया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। फिर स्कूल भी मैंने अपना खोला है और उसके ऊपर फिर मैं PhD भी करता हूँ और प्रैक्टिस भी करता हूँ। और मैं गवर्नमेंट कई डिपार्टमेंट में चीफ आर्किटेक्ट भी रहा हूँ। तो ये जितने भी हमारे लाइफ के काम करते जाओ तो एक्सपीरियंस उतना ही होता जाता है। हर विषय में एक्सपीरियंस होता है। और आर्किटेक्ट एक सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन है। उसका मैं उदाहरण बच्चों को देता था कि एक डॉक्टर अगर कोई थोड़ी सी त्रुटि कर दे तो अफेक्ट एक पेशेंट को होता है, एक मरीज या, और अगर जजमेंट में एक त्रुटि कर दे तो एक या तो नीचे चल जाएगा या ऊपर चल जाएगा एक। लेकिन अगर आर्किटेक्ट की एक लाइन टेढ़ी हो जाए तो वो ब्रिज है, बिल्डिंग है, नीचे आ जाएगी और कितना नुकसान लाइफ का और पैसों का होता है। तो इसलिए आर्किटेक्ट का प्रोफेशन बहुत ही गहरा है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और फिर हम ये देखते हैं, अब एक और मैं उदाहरण देता हूँ सभी अपने आर्किटेक्ट को भी और औरों को भी, क्लाइंटों को भी। यूजुअली क्लाइंट आता है पैसे वाला और वो कहता है कि मिस्टर पुरी आप मेरा घर डिज़ाइन कर दीजिए और मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो यूजुअली आर्किटेक्ट जो है वो अपने क्लाइंट जो कहता है उसके हिसाब से वो डिज़ाइन बना के घर दे देता है एंड ही वाज वेरी हैप्पी। लेकिन अब जो समझदार आर्किटेक्ट है, जो मैं सिखाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब जो घर बनेगा वो कम से कम 100 साल के लिए या 50 साल के लिए, तो जिसमें कम से कम 2 या 3 पीढ़ी रहेंगी। वो जो क्लाइंट का तो आपने दे दिया, लेकिन उसके जो बच्चे आएंगे और बच्चे आएंगे तो उनका जो टेस्ट है जो आगे है उसको भी हम ध्यान में रखते हुए फिर डिज़ाइन करेंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल जो है कंडीशन उसको भी हम ध्यान रखेंगे, सूरज की ऊर्जा है, क्रॉस वेंटिलेशन है। वी हैव टू सी सो मनी एंगल और लोकल उसको ध्यान करते हुए फिर हम उसका डिज़ाइनिंग करेंगे एंड देन ही विल बी वेरी हैप्पी। भविष्य की सोच रख के आप डिजाइन करते हैं वैसे भी। जी। तो पुरी साहब, ये कहा जा सकता है कि आपने शहरों की प्लानिंग में भी कंट्रीब्यूशन किया है, अच्छे बिल्डिंगों में बनाने में भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, ब्रिज और भी जितने इंफ्रा हैं उसको भी बनाने में आपका योगदान रहा है। लेकिन कभी आपने ये नहीं माना है कि ये प्रोजेक्ट हमारा बेहतर है, क्योंकि आप में जो एक हुनर है वो हमेशा बेहतर करने की ओर रही है, अपने कार्यों को जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाने की नहीं रही है। सही बात है, क्योंकि साइंस का मतलब यही है कि रिसर्च। साइंस आप देखते होंगे कि आज जो साइंस निकली है कल और उससे बेहतर होगी, परसों और बेहतर होगी। जब साइंस कहा जाता है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जी। तो वो क्रमबद्ध का मतलब वो आगे ही बढ़ता रहता है, वो पीछे नहीं आएगा। किसी भी फील्ड में ले लीजिए। अब मैं याद है मुझे कि 59 में मैं पहली दफ़ा हवाई जहाज़ में बैठा तो डकोटा जहाज़ होता था। जी।
तो वो उधर से पानी भी आ रहा था और उसके बाद इतनी यहाँ पेन हुई, प्रेशराइज नहीं होता था। तो मैंने पायलट को कहा, पायलट भी साथ ही बैठा हुआ था, गड़र गड़र आवाज़ आ रही थी सारा। मैंने कहा पेन, कहता हाँ ये पेन तो होगी, आप थोड़ा सा यूँ करें। और अब देखिए कि जेट प्लेन हो गया इतना ऊपर, इतनी स्पीड हो गई, कितना टेक्नोलॉजी हर फील्ड में, मेडिकल देख लीजिए, कोई फील्ड ले लीजिए, वो टेक्नोलॉजी हमेशा ऐड होती जाती है और जो रिसर्च पहले हुई है उससे बेहतर रिसर्च होगी। ऐसे आर्किटेक्चर फील्ड में भी हमारा जो है वो पहले मैंने जब शुरू किया था 1955-56 में, तो उसमें एक आर्किटेक्ट होता था, लोगों को ये आर्किटेक्ट ज़्यादा पता भी नहीं होता था क्या है क्या नहीं। और एक आर्किटेक्ट सारे सब्जेक्ट करता था, डिज़ाइन करता था, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करता था, आर्किटेक्चर करता, स्ट्रक्चर वो करते थे, हर एक वो करता। अब सुपर स्पेशलाइजेशन आर्किटेक्ट की भी फील्ड की होगी, मल्टी बिल्डिंग का अलग हो गया और सारे जो हैं, और थिएटर का अलग हो गया, हॉस्पिटल के डिज़ाइनिंग अलग हो गई, फील्ड के अलग अलग सारे अब होगी। बहुत सुपर स्पेशलाइजेशन हर फील्ड में होती जा रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि आर्किटेक्ट का काम एक ऑफ गोइंग, मतलब भावी पीढ़ी के लिए आप सोचते हैं, लेकिन आपने जो किया, आपने कई दशकों से अपनी सेवा दी है और कई दशकों की पीढ़ियों को भी देखा है जी। इसमें आपको अनगिनत अवार्ड भी मिले हैं। तो क्या एक बार हमारे दर्शकों को बताएंगे कि कौन सा अवार्ड मिला है, क्योंकि आपको भारत का गौरव पुरस्कार प्राप्त हो चुका है जी। तो जी। और अवार्ड कहाँ कहाँ मिले हैं, इसकी जरा वर्णन करेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं मानता हूँ कि अपने मुंह से ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे इसको। अवार्ड, जब पहला अवार्ड मुझे मिला था तो कोचीन में राष्ट्रपति आए थे, वीवी गिरी जी थे राष्ट्रपति उस वक्त, और मैंने वहाँ बिल्डिंग पहले साउथ में बनाई थी, 16 मंजिल सी लॉर्ड होटल, सी के बिल्कुल ऊपर, फर्स्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग वो मेरी थी। और उधर को इंडस्ट्री भी बनाई थी मैंने, तोशिबानंद की इंडस्ट्री, और 3-4 होटल बनाए, आधा कोचीन मैंने डिज़ाइन किया। तो ओपनिंग में वीवी गिरी जी राष्ट्रपति थे, वो आए थे, और जो मेरे ओनर थे उन्होंने मुझे, मैं बड़ा यंग था उस वक्त, और वो मेरे पहला सब्जेक्ट था, पहला डिज़ाइन भी, इतने बड़ा बड़ा डिज़ाइन थे मेरे। और मुझे स्टेज में बुला के राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया, वो पहला एक काफ़ी बड़ा, तो बहुत अच्छा लगा, फील प्राउड। और वो फिर अवार्ड का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि अवार्ड हो गया और तालीम बढ़ेगी, तो वो प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम और आगे जाने के लिए काम। मैंने बस उसी प्रेरणा को लेके अपने जीवन को आधार बनाया और मैं आगे बढ़ता गया, और उसके बाद अवार्ड एक से एक मिलते गए। राष्ट्रपतियों ने मुझे बुलाया, मेरी किताबें राष्ट्रपति भवन में रिलीज़ हुई सारे। तो ऐसे है, मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाह रहा था कि आप जितनी मन से, श्रद्धा से, अपना भाव से एक्सपीरियंस लेके और काम करते जाएंगे अपनी फील्ड में, तो देयर इज़ ए नो एंड टू तरक्की का, कोई एंड नहीं, स्काई इज़ द हाइट। अभी आपने वार्तालाप में आपने अपनी जवानी का एक जगह जिक्र किया है, तो जवानी का जो उम्र होता है वो एक्सीडेंट का होता है। क्या कुछ ऐसा हुआ है जो सोशल एक्सीडेंट हुआ हो कहीं? क्योंकि आपकी जो खूबसूरती है वो जवानी में मैं समझ सकता हूँ कि क्या होगा, तो ऐसा कोई रहा है कि आपसे कई लोगों का अट्रैक्शन हो और आपको चुनने में दिक्कतें आई हो? हाँ, चलिए आपने आर्किटेक्चर का तो समाधान कर लिया, लेकिन ऐसी कभी दिक्कतें आई हो कि 2-4-10 में चुनने में आपको दिक्कत हुई हो? देखिए, जो लाइफ की जर्नी है वो बड़ी क्रिटिकल है। हमारा जो जन्म और मृत्यु, ये ना तो हमारी चॉइस है ना हमारे हाथ में है, लेकिन इन बिटवीन
जो जर्नी है वो हमारे हाथ में है, मैं ये मानता हूँ। और उसी के ऊपर मैंने एक किताब लिखी। मैं एक दफ़ा अमेरिका में लेक्चर दे रहा था और वो कॉफ़ी ब्रेक हुआ। जो ऑर्गेनाइज़र था उन्होंने मुझे एक अमेरिका लड़के को बुलाया कि ही इज़ ऑल्सो ऑथर। तो मैंने इमीडिएटली कहा, बड़ा यंग था मैंने कहा ओह वेरी नाइस मीटिंग टू यू, आपने कौन से विषय में किताब लिखी? कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ। तो मैंने इमीडिएटली कहा कि मैंने कहा हैव यू प्रूव दैट देयर इज़ ए लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ के बाद लाइफ है और क्या है आपने लिखी? तो बेचारा कहता नो आई कैन नॉट बट हैव प्रूव्ड इन ड्रीम एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ज़रा और इतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई, मुझे स्टेज में बुला। तो वहाँ मैंने इमीडिएटली, बहुत यंग होता था मैं, एक्सेप्ट करता था चैलेंज, कोई भी हर एक चीज़ का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता था। तो मैंने डिक्लेयर किया, मैंने कहा जस्ट नाउ आई थॉट कि आई राइट ए बुक लाइफ बिफोर डेथ। और फिर मैंने इंडिया में आके, दिल्ली में आके किताब लिखी लाइफ बिफोर डेथ, कि जो लाइफ हमारी है वो हमारे हाथ में है बिफोर डेथ। आफ्टर डेथ तो हमारे पता ही नहीं कि कब होनी है क्या नहीं हो। और वो बहुत पॉपुलर हुई, और पर्टिकुलरली अमेरिका में बहुत पॉपुलर हुई। सवाल तो उसका बहुत एक्सपीरियंस मैंने लिखा कि हम डेथ से पहले अपनी लाइफ को, तो जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, लेकिन बीच का जो जर्नी है वो हमारे हाथ में है। और 5 सेंसेस भगवान ने दिए हैं, 5 सेंसेस, यूज़ योर 5 सेंसेस। तो भगवान कहता है मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया है, अब ये आपके ऊपर है। आपने उसी 5 सेंस का इस्तेमाल करके हमारे सवालों के जवाब से कन्नी काट गए। मैं पूछा कि क्या ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है? देखिए, कोई किसी का जीवन बगैर एक्सीडेंट के नहीं चलता। ये मतलब एक्सीडेंट पद पद में होता है, हर चीज़ में एक्सीडेंट होता है, अच्छा भी बुरा भी एक्सीडेंट होता है। और कई बड़े सुहाने एक्सीडेंट होते हैं, आंखों आंखों में मिलने से ही एक्सीडेंट हो जाता है। और अगर एक्सीडेंट नहीं हो और अच्छा एक्सीडेंट हो तो आगे बढ़ता है, और बुरा एक्सीडेंट हो तो उससे एक हमें सीख मिलती है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो एक्सीडेंट हुआ, नज़रों का हुआ चाहे जैसे भी हुआ, वो उससे आपको इंस्पायरेशन मिली? एक्सीडेंट जो है वो एक एक्सपीरियंस देता है। कोई भी एक्सीडेंट आप ले लीजिए, और जब तक ज़िंदगी में एक्सीडेंट नहीं हो तो प्रेरणा नहीं मिलती, धक्का नहीं लगे ना जब तक, तो तब तक वो प्रेरणा नहीं मिलती। मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाह रहा था कि चैलेंज जो है, चैलेंज का मतलब ही एक्सीडेंट, और हम एक्सीडेंट से अच्छे और बुरे के पहचान भी करते हैं, और अच्छा और बुरा गिर भी जाते हैं या उठ भी जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि एक्सीडेंट होना चाहिए, और उससे प्रेरणा लेके, एक्सपीरियंस लेके, और आदमी को आगे चलना चाहिए। कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं खाओ तब तक मज़ा क्या है ज़िंदगी का। तो चलिए, ये रहे हमारे साथ आप लोगों के बीच प्रोफेसर डॉक्टर बीबी पुरी जी, जो बड़े ही साहित्यिक अंदाज में आप लोगों को एक एक चीज़ बताए, हमारे सवालों का जवाब देते रहे, और हम इसलिए इनको कुरेदते भी रहे ताकि इनके जो अनुभव है, इनके पास एक लंबा अनुभव है, और उस अनुभव से अगर आप कुछ भी सीख लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप भी इनके रास्ते पे चल सकते हैं। और वो सीख यही है कि कभी आप हिम्मत ना हारो, हर किसी चीज़ से आप सीख लो, और सीखने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप दूसरा बीबी पुरी बन सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और इस उम्र में भी जिस तरह से आपकी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कितना सुडौल है शरीर इनका, कितने स्वस्थ हैं, ये भी एक वस्तु विषय है, सोचने की विषय है। तो आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, तब के लिए नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंद आया आपके साथ, आपके प्रश्नों का भी देख के आपने पूरा हमारे बचपन से लेके अभी तक के जीवन का याद दिला दिया। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।